स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। लेकिन सफ़र शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, ये कहानी है थोड़ी सी दीवानी, थोड़ी सी नटखट, थोड़ी मस्तानी, कभी दिल धड़काए, कभी हंसी से लोटपोट कराए, कभी रहस्य की धुंध में छुप जाए। यहाँ जो भी किरदार हैं वो ना आपके हैं ना हमारे, बस लेखक के फुर्सत भरे ख्यालों के नज़ारे। अगर आपको लगे कि ये किसी एक्स की आदतें हैं या बॉस की वो किचकिच यहाँ भी आ टपकी है, तो समझ लीजिए आप बस बहुत कल्पनाशील हैं। ये कहानी तो महज एक रंग बिरंगा दिलफेंक नाटक है। कृपया इसे दिल से लगाएं, पर दिल न दे बैठिए, क्योंकि ये अफसाना है, आशिकी नहीं, और न ही न्यायालय में पेश होने लायक कोई सबूत। अध्याय 592। जी परिवार की युवा मिस ने अर्जुन की ओर देखा और गहरी सांस ली। फिर वह चली गई। इस समय वह केवल प्रतीक्षा कर सकती थी और देख सकती थी। आखिरकार अगर उसके कार्यों से जी परिवार के हितों को नुकसान पहुंचता तो वह ऐसा नहीं कर पाती जिम्मेदारी वहन करना। इस समय शेन शिक्सी को पता चल गया कि तीर धनुष पर चढ़ा हुआ है और उसे चलाना होगा। वह अर्जुन के पास आया। मिस्टर अर्जुन, मैं इसे संभाल लूंगा, आपको पहले निकल जाना चाहिए। यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ थे कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे अर्जुन की रक्षा करनी थी। बेशक जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा तो वह अपनी पहचान उजागर कर देगा। जुआंग बुफान तो बस एक शाखा मंडप मास्टर था। डरने की क्या बात थी। उसे विश्वास नहीं था कि ये बाओ पवेलियन जुआंग बुफान की खातिर मायरियड स्वॉर्ड संप्रदाय के खिलाफ युद्ध में उतरेगा। किसी भी मामले में मायरियड स्वॉर्ड संप्रदाय को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। जब बूढ़े शान ने शेन शिक्सी की बातें सुनी तो उसने व्यंग्य किया, तुम अभी भी जाने के बारे में सोच रहे हो? इस जगह में प्रवेश करना नरक के द्वार में प्रवेश करने के बराबर था। कोई वापसी नहीं है, आज कोई भी नहीं जा सकता है। ये शिटियन, तुम छोटे बदमाश, मर जाओ। जब शेन शिक्सी ने ये सुना तो वह भी क्रोधित हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर अर्जुन ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका तुम अपमान कर सको। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शेन शिक्सी हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ी। तलवार की परछाइयां एक विशाल लहर की तरह बह गईं। बूढ़े शान ने भौहें सिकुड़ीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन शिक्सी इतनी भयानक होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके हाथ में पंखा एक ब्लेड में बदल गया जो आने वाले हमले से टकराया। धमाका, जोरदार धमाकों से आसपास का माहौल हिल गया और ओल्ड शान और शेन शिक्सी दोनों घायल हो गए। 6 कदम पीछे हटे, वे बराबरी पर थे। एल्डर शान ने शेन शिक्सी को घूर कर देखा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? आपकी साधना का स्तर बुरा नहीं है, तो आप इस बच्चे की रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि ये बाओ पवेलियन को अपमानित करने का क्या मतलब है? शेन शिक्सी ने व्यंग्य किया और अपनी तलवार फिर से घुमाई। यदि आप श्री अर्जुन को छूना चाहते हैं तो आपको पहले मेरी लाश पर कदम रखना होगा। उसने अपनी वफादारी प्रदर्शित की। अर्जुन असंख्य तलवार संप्रदाय के गुरु थे और असंख्य दाऊसा तलवारबाज का उत्तराधिकारी। उसे कुछ भी नहीं होने दिया जा सकता, भले ही इसका मतलब पूरे संप्रदाय का बलिदान देना हो। जैसे ही शेन शिक्सी की तलवार ओल्ड शान को छूने वाली थी, ये बाओ मंडप से 4 आकृतियां उतरीं और शेन शिक्सी को घेर लिया। उन्होंने एक संरचना सक्रिय की, शेन शिक्सी को घेर लिया और फिर हमला कर दिया, जिससे शेन शिक्सी को अपना बचाव करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बूढ़ा शान जानता था कि इन चारों को जुआंग बुफान ने भेजा था, जिसका इरादा साफ था। वह चाहता था कि अरुण को तुरंत मार दिया जाए और देर न की जाए। इस प्रकार उन्होंने अब और संकोच नहीं किया और अर्जुन से कहा, बेटा, क्या तुम इसे स्वयं करना चाहते हो या क्या तुम चाहते हो कि मैं स्वयं तुम्हारा सिर काट दूं? खतरा स्पष्ट था। ये शितियान को कोई नहीं बचा सका। अर्जुन ने अपनी कलाई हिलाई और एक सफ़ेद रोशनी निकली और तलवार उसके अंदर से निकली। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि ये बाओ पवेलियन जू फेंगहुआ की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। चूंकि यह मामला है, ये बाओ पवेलियन मेरे लिए भी एक कदम होगा। सूर्य को विभाजित करने वाली तलवार प्रकट हुई और हत्या की मंशा हवा में भर गई। बहते हुए तलवार क्यू को महसूस करते हुए बूढ़े शान की आंखें गंभीर हो गईं। घमंडी छोटा सा कमीना। फिर हल्की सी खर्राटे के साथ उसने अपनी कलाई हिलाई और अपनी तलवार निकाली। उसी समय उसने अपनी असली ताकत का परिचय दिया। हिस, आसपास के किसानों के भाव बदल गए। ओल्ड शान वास्तव में एक 8वें स्तर का पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ है। नहीं, रुको, वह वास्तव में और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। क्या वह पारलौकिक क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये बाओ मंडप से जैसी उम्मीद थी। अरुणिस निश्चित रूप से जा रहा है मरना।
भीड़ में से कुछ लोगों ने दया से सिर हिलाया। आखिर अरुण एक दुर्लभ प्रतिभावान व्यक्ति था। ये लड़ाई बहुत कष्टकारी होने वाली है। दूरी पर जी परिवार की युवा मिस ने अपना धनुष और बाण निकाला। वह अर्जुन की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे दादाजी युन ने रोक दिया। इस समय जी परिवार की युवती की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यहाँ तक कि अर्जुन भी हैरान रह गया। उसने अभी अभी जू फेंगहुआ से निपटने में बहुत सारी सच्ची क्यूई खर्च की थी और ओल्ड शान की गंदी चालों के कारण घायल भी हो गया था। इस प्रकार अब ओल्ड शान से निपटना बहुत कठिन होगा। हालांकि वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। इसी समय संसार कब्रिस्तान से एक आवाज गूंजी। ये डुआनले रेन था। शिष्य, मैं तुम्हें शक्ति की एक और लहर दूंगा। ये तुम्हें कुछ मिनट तक टिकने में सक्षम होना चाहिए। यहाँ कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने सामने वाले बूढ़े आदमी को मार डालो और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। धर्मेंद्र की बातें सुनकर अर्जुन दंग रह गए। मास्टर, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेरे शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते? धर्मेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं शायद पहले ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन अब मेरे पास पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली है। ठीक है, चलो ज्यादा बात नहीं करते। हालांकि इस बूढ़े आदमी की आभा बहुत मजबूत है, लेकिन मैं तुम्हें जो शक्ति दे रहा हूं और जो चीजें दूसरों ने तुम्हें सिखाई हैं, उससे उसे कुचलने के लिए काफी होगा। अर्जुन को होश आ गया। उसकी आंखें एक अलग रोशनी से चमक रही थीं। धर्मेंद्र का समर्थन होने पर उन्हें क्या डर था? आपकी तलवारबाजी खराब नहीं है। दुर्भाग्य से आपकी तलवार की आभा कमजोर है और तलवार दाव को छू नहीं पाई है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। असंख्य दांस तलवार मास्टर उनके गुरु थे और उन्हें तलवार दाव मार्गदर्शन का उच्चतम स्तर प्राप्त था। इस प्रकार ओल्ड शान की तलवार तकनीक में कमजोरियां उनके लिए स्पष्ट रूप से स्पष्ट थीं। देखो, मैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे तोड़ डालता हूँ। रक्त ड्रैगन की शक्ति और ताबीज की शक्ति एक ही समय में सक्रिय हो गई। अर्जुन ने ओल्ड शान जैसे किसी व्यक्ति का सामना करते हुए अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। असंख्य तलवार तकनीक, हेवेंस फॉल, जीवन रून सक्रिय करें। उसी समय अर्जुन ने अपना जीवन चक्र सक्रिय कर लिया और उसके शरीर से भयंकर बिजली की चमक निकली। इस समय वह एक थंडर भगवान की तरह था। टकराना, पृथ्वी हिल गई और चारों दिशाओं में आघात तरंगें फैल गईं। एक शक्तिशाली तलवार की आभा निकली और तलवार की क्यूई आसपास के वातावरण में फैल गई। यह क्या शक्तिशाली तलवार की आभा है? ये शिटियन तलवार की क्यूई को महसूस करते ही सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। तलवार का इरादा, क्या एक दबंग तलवार आभा? उसने अपनी तलवार दाव को समझ लिया है। ये तलवार दाव बहुत दबंग है। जब अरुण ने जू फेंगहुआ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तब वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने अपनी तलवार दाव का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब जब जी परिवार की युवा मिस ने यह दृश्य देखा, तो उसने जल्दी से अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी की ओर देखा। दादाजी युन, देखो, अरुण ने तलवार दाव को भी समझ लिया है। क्या इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में जी परिवार के प्रयासों के लायक नहीं है? अगर सिस्टर सिक्विंग यहाँ होती, तो वह निश्चित रूप से इसके लिए लड़ती। बूढ़े आदमी ने भौहें सिकुड़ी और उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, पहले देखते हैं। स्पष्ट टक्कर की आवाज गूंजी। ये कैसे हो सकता है? बूढ़े शान की आंखें अविश्वास से भरी थीं जब वह पीछे की ओर उड़ रहा था। उसने मुंह में खून थूक दिया और उसके मुंह के कोने से खून की कुछ बूंदें टपकने लगीं। एक एक्सचेंज, ये केवल एक ही आदान प्रदान था। पहला कदम उठाने के बावजूद उसे ये शितियान ने कुचल दिया। अध्याय 593। इस समय बूढ़े शान की आंखें अत्यंत क्रूर थीं। यदि उनकी प्रतिक्रिया त्वरित न होती तो ये कदम उनकी जान ले लेता। इसके अलावा अर्जुन की विस्फोटक शक्ति वास्तव में एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंच रही थी। एक ऐसा बिगड़ल बच्चा जिसने अमर उत्थान क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा, वह पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति कैसे प्रदर्शित कर सकता है? अर्जुन ने उसे जो आघात दिया था वह अकल्पनीय था। क्या यही आपकी ताकत है? अर्जुन ने एक ही चाल में ओल्ड शान को पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त कर ली थी। उसने हैरान भीड़ और अपने हैरान प्रतिद्वंद्वी को अनदेखा करते हुए ठंडी मुस्कान बिखेरी। असंख्य दांस तलवार मास्टर की तलवार तकनीक जब रक्त ड्रैगन और जीवन रून की शक्ति के साथ संयुक्त होती थी, तो वह एक ताकत बन जाती थी। हालांकि उनके साधना क्षेत्रों के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। अन्यथा बूढ़ा शान बहुत पहले ही मर गया होता। क्या अब भी तुम मुझे रोकने की हिम्मत रखते हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हत्या की मंशा बेतहाशा बढ़ गई। जोरदार विस्फोटों ने उसके आसपास के वातावरण को हिलाकर रख दिया तथा आकाश में शॉकवेव और तलवार की क्यूई भर गई। इस समय अर्जुन एक राक्षस राजा की तरह नश्वर संसार पर उतर रहे थे।
बूढ़ा शान पूरी तरह दबा हुआ था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अरुण तो इतना दबंग होगा। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कोई अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं सका। उसने जो देखा वह सचमुच अकल्पनीय था। मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। बूढ़ा शान वास्तव में ये शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता। 2 चालें, ये सिर्फ 2 चालें थीं, है न? पहली चाल ने ओल्ड शान की तलवार की तकनीक को हरा दिया और दूसरी चाल ने उसे कुचल दिया। इस लड़ाई में अरुण ने ओल्ड शान को जबरदस्त ताकत से दबा दिया। ये कैसे हुआ? जरूर अरुण ने इन 3 दिनों में बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित की होगी, लेकिन यह अभी भी हास्यास्पद है। हर किसी के दिल में अनगिनत शंकाएं थीं और अर्जुन के प्रदर्शन ने उन सभी को झकझोर दिया था। शेन शिक्सी, जो 4 विशेषज्ञों के साथ लड़ रही थी, ने भी एक लंबी सांस छोड़ी। उसने फिर से अर्जुन को कम आंका था। असंख्य दांवों तलवारबाज का शिष्य वास्तव में राक्षस था। अभी उसे इन 4 पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञों से शीघ्र छुटकारा पाना था। दादाजी ह्यून, आप अभी भी किस बात से हिचकिचा रहे हैं? अरुण ने वास्तव में ओल्ड शान को हरा दिया है। वह केवल 20 साल का है। अगर जी परिवार आज अरुण के लिए नहीं लड़ता है, तो जब वह मजबूत हो जाएगा तो हमारे पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं होगा। जी परिवार की युवा मिस उत्सुकता से कार्रवाई करना चाहती थी। बूढ़े की आंखें गंभीर से सदमे में बदल गईं। वह अर्जुन को ऐसे घूर रहा था मानो वह इस युवक की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। ये बच्चा इतना ताकतवर कब हो गया? बूढ़े आदमी के मुंह के कोने फड़क उठे। उनकी प्रगति की गति पहले से ही अत्यंत भयावह थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अर्जुन तलवार की ऐसी तकनीक का उपयोग कर रहे थे जिसके बारे में पहले किसी ने न तो देखा था और न ही सुना था। वह या तो ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई महान अवसर प्राप्त हुआ था, या फिर उसे किसी शक्तिशाली ताकत का समर्थन प्राप्त था। इस बच्चे का उपनाम ये था। क्या ये कुनलुन पर्वतों का मल्होत्रा परिवार हो सकता है? ये बहु मंडप से कुछ बुजुर्ग एक साथ वहां पहुंचे और अक्षम वृद्ध शान को वहां से ले जाना चाहते थे। ये देखकर अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और उन लोगों पर ठंडी नजर डाली। क्या मैंने कहा था कि तुम उसे ले जा सकते हो? जैसे ही ये शब्द बोले गए, वे स्तब्ध रह गए। आखिरकार अर्जुन का पहले किया गया तलवार का वार बहुत भयानक था। उनके चेहरे शर्म और अपमान से भरे हुए थे। ये भाव मंडप के सदस्यों के रूप में, यद्यपि वे एक शाखा मंडप थे, उन्हें कभी भी इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ा था कि उनके दरवाजे पर उन्हें धमकाया गया हो। भाड़ में जाओ। क्या इस बच्चे का इरादा ओल्ड शान को जाने देने का नहीं था? अर्जुन ने सूर्य विभाजक तलवार घुमाई और उसे एल्डर शान की ओर तान दिया। उसने शांति से कहा, मैंने कहा था कि जो कोई भी मुझे ज़ू फेंगहुआ को ले जाने से रोकने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। चूंकि इस आदमी ने मुझे ब्लॉक किया है, इसलिए इसे मर जाना चाहिए। अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि अगर धर्मेंद्र ने उसकी मदद नहीं की होती तो क्या होता। वह मरने वाला था। क्या तब ओल्ड शान उसे छोड़ देता? बिल्कुल नहीं। इसलिए बूढ़े शान को मरना होगा। वे लोग केवल जुआंग बुफान को ही देख सकते थे, जिसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं, क्योंकि वह अपनी असली क्यूई को उजागर कर रहा था। वह नीचे कूद गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये शैतान? तुमने न केवल मेरे ये बाव मंडप में घुसने की हिम्मत की, बल्कि तुम मेरे लोगों को भी नहीं जाने दोगे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अध्याय 594। मुझे परवाह नहीं है कि तुम हुआक्सिया से हो या कुनलुन पहाड़ों में किसी संप्रदाय से। घुटने टेको और समर्पण करो या मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। उनकी शक्तिशाली और असीम आभा बाहर बह गई। जून बुफान एक अर्धसंत क्षेत्र कृषक था। सबने अपनी सांसें रोक लीं। जी परिवार का बूढ़ा आदमी, जिसने पहले से ही यह योजना बना रखी थी, वह भी रुक गया। उसने अर्जुन की प्रतिभा और तलवार दाव को देखते हुए उसे अपने साथ जोड़ने की योजना बनाई थी। हालांकि अब जब जुआंग बुफान व्यक्तिगत रूप से आगे आ गए थे, तो स्थिति बहुत अधिक गंभीर हो गई थी। अर्जुन ने उपहास किया, मुझे किसी को भी मारने से कभी किसी ने नहीं रोका। बूढ़े शैन ने ये कठिन तरीके से सीखा है। तुम मुझे रोकना चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें ऐसा करने का अधिकार है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने अपनी हत्या की मंशा प्रकट कर दी। ये भाव मंडप से प्राप्त आध्यात्मिक तलवार अचानक प्रकट हुई और उड़ गई। वह मूल रूप से ये तलवार अपनी मां को देना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह इसका इस्तेमाल सबसे पहले ये बाव पवेलियन के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए करेगा। स्वूश! आध्यात्मिक तलवार के चारों ओर असंख्य बिजली के बोल्ट लिपटे हुए थे। अर्जुन ने अपनी अंगुलियों से एक हाथ की मुहर भी बनाई और तलवार में रक्तसार की एक बूंद अंकित की, साथ ही एक ताबीज की शक्ति भी। पलक झपकते ही तलवार अनगिनत छायाओं में बदल गई और फिर गायब हो गई। जुआंग बुफान की अभिव्यक्ति बदल गई और वह तेजी से आने वाले हमलों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए यद्यपि उसने उनमें से अधिकांश को ब्लॉक कर दिया,
वह सभी को ब्लॉक नहीं कर सका। पुची, तलवार की एक छाया ने बूढ़े शान के दिल को छेद दिया, जिससे हर जगह खून फैल गया। बूढ़े शान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह मरेगा, और वह भी एक बिगड़ेल बच्चे के हाथों। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। जैसे ही उसकी जीवन शक्ति समाप्त हुई, उसने मुंह में खून थूक दिया और अंततः वह अपने ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। जुआंग बुफान, क्या आपको लगता है कि आपको मुझे उस व्यक्ति को मारने से रोकने का अधिकार है जिसे मैं मारना चाहता हूँ? इसके अलावा मैं जू फेंगहुआ को भी ले जाऊंगा। अगर तुम फिर से मेरे रास्ते में खड़े हुए तो मुझे तुम्हें मारने में भी कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन के ठंडे शब्दों ने किसी भी तरह के तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, और उन्होंने येबाओ पवेलियन की प्रतिष्ठा की पूरी तरह से अवहेलना की। ये येबाओ मंडप का सबसे बड़ा अपमान था। ये जुआंग बुफान का सबसे बड़ा अपमान था। पुची, जुआंग बुफान इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह भर खून थूक दिया। दशकों तक येबाओ पवेलियन की इस शाखा के प्रमुख के रूप में किसने उनका इस तरह अपमान करने की हिम्मत की थी? किसी ने नहीं। यदि अरुण की मृत्यु नहीं होती तो वह हंसी का पात्र बन जाता, और यहाँ तक कि येबाओ मंडप में उसका स्थान भी खतरे में पड़ जाता, क्योंकि वह उसके सम्मान की रक्षा करने में असफल रहा। इसलिए अरुण को आज मरना ही था। ये शितयान, तुम बहुत घमंडी हो। जूंग बुफान अर्जुन की ओर चला। इस समय अर्जुन हाथ में तलवार लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर ठंडक थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी असली क्यूई तेजी से खत्म हो रही है। हालांकि उसने पहले भी ओल्ड शान को कुचल दिया था, लेकिन उसने अपनी बहुत सारी ताकत भी खर्च कर दी थी, और इस तरह वह पहले से भी कमजोर हो गया था। जुआंग बुफान की आंखें एक क्रूर जानवर की तरह अर्जुन पर टिकी थीं, जो किसी भी क्षण हमला करने और अर्जुन को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार थीं। अर्जुन, आज मुझे अपनी ताकत का अनुभव करा दो। तुम मेरे येबाओ मंडप के लिए जो कर्जदार हो, मैं आज तुम्हें खून से इसकी कीमत चुकाने को मजबूर कर दूंगा। जुआंग बुफान ने अपनी तलवार अर्जुन की ओर तान दी, जिससे उसकी अर्धसंत लोक की आभा प्रस्फुटित हुई। उनके शब्द अंतहीन घृणा से भरे हुए थे। अर्जुन ने ओल्ड शान को मार डाला था और येबाओ पवेलियन के प्रति खून और अपमान का कर्जदार था। उसकी तलवार की आभा बढ़ गई, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वह बस वहीं खड़ा रहा। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, तलवार की क्यूई मूर्त हो गई और आसपास के वातावरण को साफ करने लगी। इस भयावह आभा को महसूस करते ही अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। जुआंग बुफान, ये व्यक्ति वास्तव में ओल्ड शान से कहीं अधिक शक्तिशाली था, और संभवतः यहाँ के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने खून से इसकी कीमत चुकाऊं, तो आपको मुझे ये दिखाना होगा कि आप काफी मजबूत हैं। यद्यपि वह घायल था और उसकी वास्तविक क्यूई कम हो रही थी, फिर भी अर्जुन ने युद्ध के लिए स्वयं को तैयार कर लिया। टकराना। दोनों आभाएं अचानक टकरा गईं, और जहां वे दोनों खड़े थे वहां जमीन पर रेखाएं दिखाई दीं। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। ये सच्चे विशेषज्ञों के बीच लड़ाई है। उनकी तलवार की नीयत बहुत शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि जूंग बुफान की तलवार की मंशा 1000 साल पहले तलवार के देवता जूंग युद्धाओं से उत्पन्न हुई थी। हालांकि ये शिटियन की विरासत कहाँ से आती है? समय मानो रुक गया था। दोनों आकृतियां बहुत देर तक हिली नहीं, लेकिन सभी को पहले से ही घुटन महसूस हो रही थी। झगड़ा करना। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और जुआंग बुफान का आभामंडल फट गया। तलवार ने 9 प्रांतों को तोड़ दिया। येबाओ मंडप के हॉल में कुछ वस्तुएं जुआंग बुफान की ओर खींची जा रही थीं, जैसे कि उन्हें किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा खींचा जा रहा हो। फिर वे टूट गए। कितनी शक्तिशाली आभा है! ये चाल बहुत शक्तिशाली है। हे भगवान, एक साधारण शिखर स्तरीय पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ के पास इतनी प्रभावशाली आभा नहीं होगी, है न? क्या ये हो सकता है कि जुआंग बुफान अगले क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है? ऐसा लगता है कि जूंग बुफान की युद्ध शक्ति पहले से ही एक प्रारंभिक चरण के संत क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर है। अरुण इस वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला है, लेकिन जुआंग बुफान से निपटना एक पूरी तरह से अलग मामला है। इस बार प्रतिभाशाली व्यक्ति मरने वाला है। जैसे ही जुआंग बुफान ने अपना कदम उठाया, सभी लोग अचंभित रह गए। यहाँ तक कि जी परिवार की युवा मिस ने भी ठंडी हवा का एक झोंका लिया और अवचेतन रूप से दादाजी युन की ओर बढ़ गई। उसने लड़ाई को देखने की भी हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर ये शितियान को कुछ हो गया तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। ये शितियान की प्रतिभा अद्भुत थी, लेकिन उसका एकमात्र दोष ये था कि वह बहुत घमंडी था, जिसका अर्थ था कि उसकी अकाल मृत्यु की संभावना बहुत अधिक थी। अरुण इतने शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत का विरोध कैसे कर सकता था? जैसी कि उम्मीद थी, अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता थी। तलवार को अपनी ओर बढ़ता देख अर्जुन ने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का प्रयास किया। उनके साधना क्षेत्रों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उसने संसार कब्रिस्तान की ओर देखा, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी। मुझे परवाह नहीं है,
अध्याय 595। अर्जुन ने कोई तलवारबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी उंगलियों से एक हाथ की मुहर बनाए और अपने जीवन के रन को छोड़ दिया। अनगिनत बिजली चमकने लगी और उसके सामने एक अवरोध बन गया। उसे इस हमले का सामना करना पड़ा। अभी उसके डेंटियन में बहुत कम सच्ची क्यूई थी और वह चेन तियानली द्वारा सिखाई गई तलवार की तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ था। आखिरकार अर्जुन दुश्मनों की एक अंतहीन श्रृंखला से लड़ रहा था। ऐसी निरंतर सच्ची क्यूई खपत का सामना कौन कर सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन केवल 8वें स्तर का सच्चा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ था। इतने लंबे समय तक टिके रहना पहले से ही असाधारण था। जिस क्षण अर्जुन का जीवन चक्र पूरा हुआ, ज्वांग बुफान की शक्तिशाली तलवार की आभा उस पर उतर आई। ऐसा लगा जैसे तूफान आ गया हो और सब कुछ ध्वस्त हो गया हो। अवरोध तुरंत टूट गया और अर्जुन के मुंह से खून निकल आया तथा उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि जून बुफान की तलवार यहीं नहीं रुकी। हालांकि अवरोध ने कुछ नुकसान की भरपाई कर दी थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। ज्वांग बुफान ठंडी हंसी हंसा। वह पहले से ही अर्जुन की कमजोरी को भांप चुका था। यह उसका मौका था। ऐसा लग रहा था कि वह इस बच्चे को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहा था। चाहे अरुण कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह येबाओ पवेलियन को हिला नहीं सकता था और उसका कोई मुकाबला नहीं था। उस समय अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। आने वाले हमले का सामना करते हुए वह केवल अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध कर सकता था। टकराना। उसने एक और आक्रमण झेला। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की हड्डियां टूट गई हों और उसके मुंह के कोने से फिर से खून की धार बहने लगी। अर्जुन के संभलने का इंतजार किए बिना ज्वांग बुफान ने पुनः अर्जुन पर हमला कर दिया। छोटे कमीने, तुम सचमुच घमंडी हो। जी परिवार की युवा मालकिन ने जब अर्जुन की दयनीय हालत देखी तो वह घबरा गई। उसने जल्दी से जलता हुआ धनुष और बाण उठा लिया। हालांकि जैसे ही वह गोली चलाने वाली थी, एक जोड़ी हाथों ने उसे रोक दिया। मिस, भूल जाओ। अरुण ने येबाओ पवेलियन को नाराज कर दिया है। जी परिवार उसे नहीं बचा सकता। ज्वांग परिवार के पास येबाओ मंडप में एक निश्चित मात्रा में पूंजी है, इसलिए ज्वांग बुफान को मुख्य मंडप का सदस्य माना जाता है। यदि आप अभी कार्रवाई करते हैं तो यह एक बड़ी बात होगी। युवा मिस जी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। वह बूढ़े आदमी की ओर मुड़ी। दादाजी ह्यून, मुझे ये करने दीजिए। मुझे लगता है कि अरुणिस इसके लायक है। दरअसल जी परिवार की सभी महिलाओं के शरीर में एक छिपी हुई प्रतिभा थी जो उन्हें भविष्य के बारे में कुछ बातें महसूस करने की अनुमति देती थी। ईशा ने 5 साल पहले अर्जुन को उसकी इसी प्रतिभा के कारण बचाया था, और अब जी परिवार की एक अन्य महिला को स्वाभाविक रूप से कुछ महसूस हुआ। दुर्भाग्यवश उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। अपने सामने का दृश्य देखकर सभी ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा था कि वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के जन्म के साक्षी बनेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। प्रतिभाशाली लोगों को युवावस्था में ही मरना तय था। जू फेंगहुआ भी अपनी साधना से जाग गया और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। वह नरक के द्वार से होकर बाहर निकल आया था। छोटे कमीने, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने ब्लड एलायंस और येबाओ पवेलियन को अपमानित करने की हिम्मत की। बेशक ये तुम्हारा आखिरी अपराध भी होगा। तुम आज यहीं मर जाओगे। शेन शिक्सी ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि अर्जुन खतरे में है और वह उस पर हमला करने वाला था। हालांकि येबाओ मंडप के 4 विशेषज्ञों ने शेन शिक्सी का रास्ता रोक दिया और उसे घायल भी कर दिया। लानत है, अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो मैं सिर्फ अपनी पहचान बता सकती हूँ। इस समय अर्जुन के हाथ कांप रहे थे जब वह ज्वांग बुफान को देख रहा था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वह कैसे विरोध कर सकता था? उसके डेंटियन में मौजूद असली क्यूई पहले से ही समाप्त हो चुकी थी और उसके शरीर पर चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। हालांकि जीवन और मृत्यु के इस क्षण में संसार शमशान से एक गर्म धारा फैली और अर्जुन के पूरे शरीर को लपेट लिया। उसी समय एक आवाज गूंजी, शिष्य, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इस पुरातन भ्रामक वास्तविकता गोली में कुछ गड़बड़ थी। मुझे नहीं पता कि किस कचरे ने इसे परिष्कृत किया, लेकिन मैं उस आदमी से निपटने के लिए इसकी शक्ति का एक हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये काफी है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। महान। पलक झपकते ही अर्जुन के चेहरे का भाव बदल गया और उसकी आभा प्राचीन, लगभग सर्वज्ञ हो गई। यदि कोई ध्यानपूर्वक देखता तो पाता कि अर्जुन की आंखों में बिजली चमक रही थी। झेनलेई संप्रदाय के धर्मेंद्र। अर्जुन ने ज्वांग बुफान के हमले को देखकर असहायता से अपना सिर हिलाया। क्या बाहरी दुनिया की ताकत अब इतनी असहनीय हो गई है? ऐसा लगता है कि प्राचीन युद्ध ने बहुत सी चीजों को नष्ट कर दिया है, यहाँ तक कि दुनिया की नींव भी। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम है कि विशेषज्ञों के लिए आगे बढ़ना और भी कठिन है। ज्वांग बुफान ने जब ये गूढ़ शब्द सुने तो उसकी भौहें तन गईं।
उसने गाली देते हुए कहा, मूर्ख। जैसे जैसे तलवार का वार अधिकाधिक भयानक होता गया, उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा बहने लगी। वह अरुण को खूनी गूदे के ढेर में बदलना चाहता था। अर्जुन ने शांति से कहा, लापरवाह जूनियर। फिर उसने अपने हाथ में सूर्य विभाजक तलवार को देखा। मुझे तलवार चलाना पसंद नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सूर्य विभाजक तलवार संसार कब्रिस्तान में वापस आ गई। ये दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। ये शितियान के साथ क्या गलत था? वह अब अपनी तलवार का उपयोग भी नहीं करना चाहता था। क्या उसने हार मान ली? जू फेंगहुआ हंसे और जून बुफान भी हंसे। एक चींटी के लिए पेड़ को हिलाना आसान नहीं था। हार मान लेना सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय था। हालांकि जल्द ही सभी की मुस्कान गायब हो गई। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और ये बाव मंडप के मध्य में लगे एक बेर के फूल के पेड़ के सामने पहुंचा। क्रैक! उसने पेड़ से एक शाखा तोड़ी और जुआंग बुफान की ओर इशारा करते हुए उदासीनता से कहा, यह बेर के फूल की शाखा तुमसे निपटने के लिए पर्याप्त है। क्या बकवास है? सभी लोग अरुणास को देख रहे थे कि क्या वह मूर्ख है। वह एक अर्धसंत क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ने के लिए एक साधारण बेर फूल की शाखा का उपयोग करने जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि अरुण दबाव नहीं झेल पाया और पागल हो गया? जी परिवार की युवा मिस और दादाजी युन तो और भी ज्यादा अचंभित थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। अरुण अहंकारी था, हास्यास्पद। वह बेर के फूल की शाखा लोगों को कैसे मार सकती है? ये तो आग से खेलना था। अचानक बेर के फूल की शाखा हिल गई। अध्याय 596। एक ही झटके से धरती हिल गई। दूसरे कदम के साथ ही आसमान में काले बादल छा गए। तीसरी चाल के साथ तो ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष भी टुकड़े टुकड़े हो रहा है। चारों ओर एक ठंडी और दमनकारी आभा छा गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ये शितियान के इशारे पर चल रही है। बेर के फूल की शाखा आगे बढ़ती रही। तोड़ना! इस कदम की शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई और संपूर्ण ये भाव इस समय मंडप हिल गया, मानो वह ढहने वाला हो। बगल में स्थित आत्मा को एकाग्र करने वाला मंच बेर के फूल की शाखा की शक्ति का सामना नहीं कर सका और टूट गया। दुनिया अचानक बेर के फूलों से भर गई। सबकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। क्या ये बेर के फूल की शाखा की शक्ति थी? ये कुनलुन पर्वत की उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक तलवारों से भी अधिक भयानक क्यों थी? भाड़ में जाओ। अच्छा नहीं, पीछे हटो। बेर के फूल खिलते ही दर्शकों के चेहरे पर भाव बदल गए। जयघोष के बीच भीड़ जल्दी जल्दी पीछे हट गई। अगर युद्ध देखते देखते उनकी मौत हो जाती तो यह अफसोस की बात होती। दूसरी तरफ जुआंग बुफान मुश्किल में था। बेर के फूल की टहनी से टकराने के कारण हुई शक्तिशाली प्रतिक्रिया ने उसे पीछे की ओर लड़खड़ा दिया। अपने शरीर को स्थिर करने से पहले वह 10 कदम से अधिक पीछे हटे। जुआंग बुफान के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वह अर्जुन के हाथ में बेर के फूल की टहनी को गौर से देख रहा था। ये कैसे संभव हुआ? वह चौंक गया। वह घबरा गया। उसने तो ये भी महसूस किया कि ये शितियान जो उसके सामने खड़ा था एक अलग व्यक्ति बन गया था। आप कौन हैं? जुआंग बुफान ने खुद को संभाला और हल्की सांस ली। उसने अर्जुन की ओर गहरे भाव से देखा। अर्जुन मुस्कुराया और अपने हाथ में बेर के फूल की टहनी लहराए। उसने शांति से कहा, एक साधारण जूनियर को मेरा नाम जानने का क्या अधिकार है? यहाँ तक कि अगर आपके जुआंग परिवार का पूर्वज भी यहाँ होता तो उसे मेरे सामने घुटने टेकने पड़ते। अब क्या आप घुटने टेकने को तैयार हैं? तुम्हारे सामने घुटने टेकना, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जुआंग बुफान ने गहरी सांस ली और चिल्लाया। इसके तुरंत बाद उसने एक लंबी चीख मारी और अपनी तलवार पर रक्त की एक बूंद निकाली और फिर दोबारा हमला किया। उसकी आभा बढ़ गई। यह जून बुफान का सबसे शक्तिशाली हमला था और उसके परिवार की गुप्त तकनीक भी। यहाँ तक कि एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए भी इस चाल को रोकना मुश्किल होगा। क्या अरुण इसका विरोध कर सकता था? जुआंग बुफान को ऐसा नहीं लगता था। ऐसे भव्य कदम को देखकर सभी के दिल दहल गए। बस इतना ही, ये बेर के फूल की टहनी आपकी उम्मीदों को चकनाचूर कर देगी। अर्जुन शांत रहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन के शरीर से बिजली की अनगिनत कौंधें निकलीं और आकाश में जा लगीं। बेर के फूल की शाखा बिजली से लिपटी हुई प्रतीत हुई, मानो बिजली का एक समुद्र नीचे उतर आया हो। आसपास का वातावरण भयंकर तूफान में डूब गया। अर्जुन की आभा तेजी से बढ़ी। इस कदम से वह दुनिया को नष्ट करना चाहता था। बेर के फूल की शाखा हिली और क्लेश की बिजली उतरी। हे स्वर्ग, ये क्लेश की बिजली है। ये कैसे संभव है? अरुण के पास वास्तव में संकट बिजली की शक्ति है। क्या ये बेर के फूल की शाखा हो सकती है? क्या बेर के फूल की वह शाखा कोई खजाना थी जो क्लेश की बिजली को सक्रिय कर सकती थी? इस बार जुआंग बुफान मर चुका है। भयानक रूप से गिरती हुई विप्तिजनिक बिजली को देखकर सभी दर्शक स्तब्ध रह गए।
संकट बिजली, वह बदमाश। जी परिवार के सदस्य एक दूसरे की ओर देखे बिना नहीं रह सके। अरुण कहाँ से आया? जी परिवार के बुजुर्ग यून की आंखें चौड़ी हो गईं। विपत्ति बिजली के प्रकट होने के साथ ही सब कुछ बदल गया। जैसे ही दिव्य बिजली आकाश में चमकने लगी और लगातार नीचे गिरने लगी, सभी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। ये बच्चा भयानक है। अगर उसे बढ़ने दिया गया तो वह शायद भविष्य में येबाओ पवेलियन के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। एक क्षण के लिए येबाओ मंडप में उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर गंभीरता छा गई। जूंग बुफान घबरा गया। भाड़ में जाओ। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। ये शितियान की बेर के फूल की शाखा बहुत डरावनी थी। आज मैं तुम्हें अपने शिष्य को अपमानित करने के परिणाम सिखाऊंगा, अर्जुन अचानक फिर बोला। एक क्षण में अर्जुन की आभा पुनः जाग उठी। नहीं, जुआंग बुफान की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह भयभीत होकर दहाड़ने लगा। उसका सबसे शक्तिशाली हमला ये शितियान की बेर के फूल की शाखा से टूटने वाला था। ये कैसे संभव था? यह एक साधारण बेर के फूल की शाखा थी। उस स्थिति में यदि यह बच्चा आध्यात्मिक तलवार का उपयोग करता तो क्या वह इस पूरे स्थान को राख में नहीं बदल देता? क्या अरुण कोई महान शक्तिशाली व्यक्ति था जो अपनी शक्ति छिपाकर यहाँ उतरा था? जैसे ही उसका दिमाग हिल गया, जुआंग बुफान खुद को रोक नहीं सका और खून का एक और कौर थूक दिया। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। इसके तुरंत बाद अर्जुन ने जुआंग बुफान को उड़ा दिया। महोदय, येबाओ मंडप से विस्मय की लहरें आईं। अर्जुन अजेय था। तुम्हारा भाग्य यहीं खत्म होता है। इन शब्दों के उच्चारण के बाद बेर के फूल की शाखा फिर से हिलने लगी। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा जाग उठी और बेर के फूल की शाखा की ओर तेजी से बढ़ने लगी। सारा संसार अचानक शांत हो गया। अर्जुन इस नर्क का निर्माता था। अर्जुन एक अमर प्राणी था जो पृथ्वी पर उतरा था, और यहाँ तक कि एक बेर के फूल की शाखा भी उसके हाथों में विनाश के एक शक्तिशाली हथियार में बदल गई थी। बेर के फूल की टहनी अर्जुन के हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगी। फिर वह रहस्यमयी ढंग से चमक उठी और अर्जुन और जुआंग बुफान एक ही समय में सबकी नजरों से ओझल हो गए। जब उन्होंने दोनों आकृतियों को फिर से स्पष्ट रूप से देखा तो उन्होंने जुआंग बुफान के शरीर पर एक बेर के फूल का निशान देखा। मांस और रक्त फट गया। जूंग बुफान मर गया था। वह बिना किसी चेतावनी के मर गया। सब कुछ नष्ट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। पूरा येबाओ मंडप पृथ्वी पर नरक में बदल गया था। अध्याय 597। अर्जुन के बेर के फूल के निशान के कारण बिजली और बारिश ने पूरे येबाओ मंडप को घेर लिया, जिससे इसकी सुरक्षा संरचना टूट गई और यह खंडहर में बदल गया। किसने सोचा होगा कि यह सब एक युवा सच्चे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा किया गया था जो कहीं से भी प्रकट हो गया था। किसी तरह ये बच्चा क्लेश बिजली को नियंत्रित करने, जुआंग बुफान को मारने और यहाँ तक कि उस बेर के फूल की शाखा के साथ विनाश का तूफान पैदा करने में सक्षम था। क्या वह अभी भी इंसान था? हर कोई स्थिति को बेहतर ढंग से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि सब कुछ धुंधला हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्तिशाली व्यक्ति जानबूझकर जो कुछ हो रहा था उसे अस्पष्ट कर रहा था। युवा मिस जी ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया और लगभग चीख पड़ी। वह किसी भी कीमत पर अरुणोआ को जीतना चाहती थी, हालांकि ऐसा लग रहा था कि मौका निकल चुका था। क्या इतना शक्तिशाली व्यक्ति जी परिवार को पसंद आएगा? शायद जी परिवार को भी ये शितियान की चापलूसी करनी पड़ सकती है। उसके पास जो तकनीकें और क्षमताएं थीं, वे ऐसी थीं जिनके बारे में अनगिनत संप्रदाय केवल सपने ही देख सकते थे। इसके साथ उसे आखिरकार समझ में आ गया कि अरुण येबाओ मंडप के प्रति इतना तिरस्कारपूर्ण क्यों था। ऐसी क्षमताओं के होते हुए भी वह जुआंग बुफान से क्यों डरेगा? एक बेर के फूल की शाखा ने प्राचीन संरचना को नष्ट कर दिया और जुआंग बुफान को मार डाला। ये रहस्योद्घाटन ही संपूर्ण कुनलुन पर्वत को हिला देने के लिए पर्याप्त था। जी परिवार के बुजुर्ग यूं कांप उठे। जी परिवार के सबसे ताकतवर सदस्य के रूप में उन्हें पहली बार डर का एहसास हुआ। वह जानता था कि उसने सबसे अच्छा अवसर खो दिया है। अगर उसने युवा मिस की बात सुनी होती और बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हो गया होता तो शायद जी परिवार ये शितियान के साथ किसी तरह का रिश्ता बनाने में सक्षम हो जाता। ईशा की असाधारण प्रतिभा के कारण उसे जी परिवार के लोगों के साथ बातचीत करने और प्रतिभावान लोगों को भर्ती करने में बढ़त हासिल थी। हालांकि ये शितियन की उपस्थिति ईशा की महिमा को भी ग्रहण लगाती दिख रही थी। पिछले 20 वर्षों से कुनलुन पर्वतों में ऐसी प्रतिभा के बारे में कोई खबर क्यों नहीं थी? क्या ऐसा हो सकता है कि अरुण ने 20 वर्षों तक सिर्फ इसलिए कष्ट सहा ताकि आज अपनी ताकत दिखा सके? एल्डर यून की सांसें तेज हो गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि तूफान थम गया है और वह धुंधली आकृति अंततः पुनः प्रकट हो गई। ठीक वैसे ही वह विनाश के बीच में खड़ा था और हत्या की मंशा प्रकट कर रहा था, जैसे कोई देवता अभी अभी न्याय निर्णय दे रहा हो।
अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह अरुण को हल्के में ले, और जब वे उसे घूर रहे थे तो उनकी सांसें भी तेज हो गई थीं। शेन शिक्सी और अन्य 4 के बीच लड़ाई भी बंद हो गई थी। शेन शिक्सी के होंठ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके मालिक ने उसे जो झटका दिया वह बहुत बड़ा था। अभी तो वह भी उस हमले का सामना नहीं कर पाएगा। ये बाव मंडप के 4 विशेषज्ञ और भी अधिक हैरान थे। जुआंग बुफान मर चुका था। अब उन्हें क्या करना चाहिए? वे कहाँ जाएंगे? उस समय अर्जुन ने अपना सिर उठाया और उदासीन दृष्टि से उन 4 की ओर देखा। प्लॉप! वे 4 एक साथ घुटनों के बल बैठ गए। श्री अर्जुन, हम अंधे थे और हमें पता ही नहीं था कि आप कितने महान हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हम आपके गुलाम बनने को तैयार हैं और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अभी वे जीवित रहने के लिए ही ऐसा कर सकते थे। ये बाव मंडप की उनकी शाखा खत्म हो चुकी थी और वे केवल अर्जुन की दया पर भरोसा कर सकते थे। ये देखकर अर्जुन मुस्कुराए। तुम मेरे गुलाम बनने के योग्य नहीं हो। ऐसा कहने के बाद अगर मैं आज तुम्हें जाने दूं तो तुम 4 भविष्य में मेरे लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हो। इसलिए अर्जुन ने कुछ देर रुककर अचानक अपनी मुट्ठी बांधी और पेड़ से बेर का एक फूल तोड़ लिया। 4 पंखुड़ियां निकलीं। 4 ये बाव मंडप विशेषज्ञ अवचेतन रूप से चकमा देना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यदि जुआंग बुफान भी नहीं बच सका तो वे कैसे बच सकते थे? पुची! पंखुड़ियां उनके शरीर में घुस गईं और वे वहीं मर गए। ये सब करने के बाद अर्जुन के शरीर के चारों ओर फैली बिजली धीरे धीरे लुप्त हो गई। अध्याय 598। शिष्य, अब यहाँ कोई भी तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें जल्दी ही आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई से तुम्हें बहुत फायदा हुआ है। शायद तुम जल्द ही अमर स्वर्गारोहण क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो जाओगे। इस मामले को निपटाने के बाद जल्दी से फिर से आगे बढ़ने के लिए कोई जगह ढूंढो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, धर्मेंद्र ने अर्जुन का शरीर छोड़ दिया। अर्जुन ने अपने हाथों और आसपास के खंडहरों को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ सदमा था। वह जानता था कि धर्मेंद्र बहुत ताकतवर है, लेकिन उसने उससे इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। अधूरी और सच कहें तो बेकार पुरातन भ्रामक वास्तविकता की गोली का आधा हिस्सा खाने के बावजूद धर्मेंद्र अभी भी इतनी बड़ी मात्रा में शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम था। यदि गोली बेहतर होती या अर्जुन की साधना का स्तर अधिक मजबूत होता तो धर्मेंद्र कितनी शक्ति प्रकट कर पाते। हालांकि चाहे वह जुआंग बुफान हो या अन्य, उन्हें कुनलुन पर्वतों में विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं माना जाता था। आखिरकार कुनलुन पर्वतों में बहुत सारे विशेषज्ञ थे। जुआंग बुफान केवल हुआक्सिया में येबाओ मंडप की शाखा का प्रमुख था। कुनलुन पर्वत के अंदर अन्य शाखाओं के विशेषज्ञों को संभालना इतना आसान नहीं होगा। इस बार उसने न केवल ब्लड एलायंस को अपमानित किया, बल्कि येबाओ पवेलियन को भी अपमानित किया। हालांकि तो क्या, यदि कुनलुन पर्वत के लोग परेशानी पैदा करना चाहते थे तो वे ये शितियान की खोज करते, और आज के बाद केवल अर्जुन ही वहां होगा। आज के बाद केवल अर्जुन ही बचा। हालांकि ये शितियान का नाम भविष्य में जीवन रक्षक ताबीज के रूप में काम आ सकता है। आखिरकार आज के बाद से ये नाम कुनलुन पर्वत में सभी को चौंका देगा। अगर वह जरूरत पड़ने पर अपनी पहचान अरुण के रूप में बता दे तो शायद वह बिना लड़े ही दुश्मन को वश में कर सकेगा। बेशक इसके लिए पूर्वापेक्षित शक्ति थी। इस समय अर्जुन ने जल्दी से कई दिशाओं में देखा, क्योंकि उन्हें हत्या के इरादे के कई स्रोत पता चले, जिन्हें फिर तुरंत वापस ले लिया गया। क्या तुम मुझ पर हमला करने वाले हो? अर्जुन की निगाहें ठंडी थीं और वह एक निश्चित दिशा में उदासीनता से बोल रहा था। कुछ ही देर बाद कुछ बुजुर्ग अंधेरे से बाहर आए और अर्जुन के सामने घुटने टेक दिए। अर्जुन, हम निश्चित रूप से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभी वे जानते थे कि स्पष्टीकरण देना बेकार है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी हथेलियों से अपने डेंटियन पर प्रहार किया। हमने अपने ही दंतियों को अपंग बना दिया है। कृपया हमारी जान बख्श दीजिए, मिस्टर अर्जुन। इस दृश्य ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। ये बुजुर्ग कुनलुन पर्वत के लियू परिवार से थे, फिर भी वे ये शितियान के शब्दों के कारण अपनी स्वयं की खेती से भुगतान करने को तैयार थे। ये शितियान की दैवी शक्ति बहुत भयानक थी। इस समय किसी की भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। शेन शिक्सी आखिरकार सदमे से उबर गया। वह अर्जुन के पास गया और धीरे से बोला, श्री अर्जुन, जुआंग बुफान मर चुका है, इसलिए येबाओ पवेलियन निश्चित रूप से लोगों को भेजेगा। हमने यहाँ जो हंगामा किया है वह बहुत बड़ा है, इसलिए कुनलुन पर्वतों के भीतर से भी लोग आएंगे जो पास में ही हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे लग रहा था कि उसकी सफलता निकट आ रही है, और उसे उम्मीद थी कि वह अमर आरोही क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। अब जाने का समय हो गया था। आखिरकार अर्जुन ने जो कुछ भी पहले किया वह एक बुरे सपने जैसा था।
उन्होंने सब कुछ अनदेखा कर दिया और अर्जुन के सामने घुटने टेक दिए। अर्जुन, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मेरी जान बख्श दें। स्वाभाविक रूप से अर्जुन उसे नहीं मारेगा, क्योंकि वह चाहता था कि ज़ू फेंगुआ उसे उसके पिता के पास ले जाए। उसने ज़ू फेंगुआ को ऐसे पकड़ा जैसे वह किसी लड़की को पकड़ रहा हो, और ज़ू फेंगुआ ने संघर्ष करने की कोशिश भी नहीं की। फिर अर्जुन सबके सामने से चला गया। शेन शिक्सी ने भय से ग्रस्त भीड़ की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और फिर तेजी से पीछे चला गया। आज के बाद शायद कुनलुन पर्वत इस घटना से हिल जाएगा और अरुण का नाम निश्चित रूप से पूरे कुनलुन पर्वत में फैल जाएगा। ये वह व्यक्ति था जो इतना प्रतिभाशाली था कि कुनलुन पर्वत की प्रिय पुत्री ईशा के बराबर था। नहीं, वह तो ईशा से भी आगे निकल गया था। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। अर्जुन और शेन शिक्सी के जाने के 2 मिनट बाद सभी लोग अपने स्थान पर वापस आ गए। इंद्रियां, अध्याय 599। मिस्टर अर्जुन चले गए। उफ, आखिरकार वे चले गए। बोलने वाले व्यक्ति की पीठ पहले से ही भीग चुकी थी। वह ये शितियान के डर से पूरी तरह से अभिभूत था। सभी को डर था कि अरुण इस घटना के किसी भी गवाह को मिटाने के लिए उन्हें चुप करा देगा। अरुण कहाँ से आया? हम उसकी ताकत को बिल्कुल भी क्यों नहीं समझ पाते? ये बहुत भ्रामक है। क्या वह अमर आरोही क्षेत्र विशेषज्ञ है, पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ है, या उससे भी उच्च है? इसके अलावा वह क्लेश बिजली को नियंत्रित करता है। जल्द ही फिर से हंगामा शुरू हो गया। नहीं, मुझे कुनलुन पर्वत पर वापस जाना है और संप्रदाय के गुरु को ये समाचार देना है। हमें उनका चित्र बनाना होगा। आज के बाद किसी को भी ये शितियान का अपमान करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे डर है कि अरुणिस किसी दिन कुनलुन पर्वत में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने संप्रदायों को सूचित करना होगा। अन्यथा जो कोई भी इस राक्षस को अपमानित करने की हिम्मत करता है, उसका पूरा संप्रदाय बेर के फूल की शाखा से नष्ट हो जाएगा। जब सभी लोग स्तब्ध थे, तभी एक महिला को कुछ सूझा और वह तेजी से अर्जुन के पीछे भागी। एल्डर यून भी ऐसे ही थे। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तो चाहे जो भी हो, उन्हें जी परिवार का रुख दिखाना ही था। एल्डर यून अरुण को जीतना नहीं चाहता था, बल्कि वह अरुण को जी परिवार का दुश्मन बनने से बचाना चाहता था। ऐसे राक्षस के पीछे अवश्य ही कोई और भी अधिक शक्तिशाली सत्ता होगी। कुनलुन पर्वत, कुन नदी घाटी के पास अर्जुन और शेन शिक्सी अंततः रुक गए और अर्जुन ने ज़ू फेंगुआ को निर्दयतापूर्वक जमीन पर फेंक दिया। ज़ू फेंगुआ ने अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखा और उसका शरीर कांप उठा। सज्जनों, मुझे पता है कि मैं गलत था। अगर आप मुझे मारना भी चाहते हैं तो मुझे इस जगह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम जीना चाहते हो? अर्जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, बिल्कुल। ज़ू फेंगुआ दंग रह गया और जल्दी से बोला, चूंकि आप ऐसा चाहते हैं, तो क्या आप अपना रक्तसार मुझे देने और मेरे दास बनने के लिए तैयार हैं? जब ज़ू फेंगुआ ने यह सुना तो वह बहुत उत्साहित हुआ। इतनी अच्छी बात क्या थी? क्या वह सच में बच पाएगा? बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ू फेंगुआ ने जोर से सिर हिलाया। बेशक मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए ब्लड एलायंस को भी धोखा देने को तैयार हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ज़ू फेंगुआ ने तुरंत अपने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाल दी। अर्जुन ने रक्त तत्व पर अपनी उंगली टैप की। उसी समय उनकी उंगलियों ने रक्त तत्व को परिष्कृत करते हुए एक मुहर बना ली। उसने पहले ही अपने मन में ज़ू फेंगुआ पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि ध्रुव मल्होत्रा कहाँ है? ध्रुव मल्होत्रा? ज़ू फेंगुआ उन 3 शब्दों को सुनकर दंग रह गया। बेशक वह इस व्यक्ति को जानता था। वह तो इस कैदी को देखने भी गया था। हालांकि अरुणा ने यह सवाल क्यों पूछा? ध्रुव मल्होत्रा, ये शितियान। अचानक ज़ू फेंगुआ को कुछ याद आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अर्जुन को देखा। एक अपनापन का एहसास उमड़ पड़ा। तुम हुआक्सिया के अर्जुन हो, ध्रुव मल्होत्रा के बेटे हो। किसने सोचा होगा कि अर्जुन और अरुण एक ही व्यक्ति थे? भाड़ में जाओ। उसका हृदय व्याकुल था। अर्जुन ने अनुमान की पुष्टि नहीं की। इसके बजाय उसकी ठंडी आवाज फिर से गूंजी, मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें अनंत काल तक अंतहीन दर्द का आनंद दूंगा। ज़ू फेंगुआ ने अब संकोच नहीं किया और जल्दी से कहा, महामहिम, बेशक मुझे पता है। ध्रुव मल्होत्रा वर्तमान में ब्लड एलायंस के तहखाने में बंद है। तो फिर मुझे तुरंत वहां ले चलो, अर्जुन ने उत्सुकता से कहा। ठंड की मारक क्षमता के कारण ज़ू फेंगुआ सांस लेना भूल गई। यह एक विशेषज्ञ की शक्ति थी। ज़ू फेंगुआ का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कुछ सोचा और आगे कहा, महामहिम, मैं आपको किसी भी समय रक्त गठबंधन के मुख्यालय में ला सकता हूं, लेकिन केवल आचार्य सूर्यदेव के पास ही कालकोठरी की चाबी है।
इसके अलावा चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कालकोठरी को बल से नहीं तोड़ा जा सकता। आचार्य सूर्यदेव का नाम सुनकर अर्जुन का हृदय क्रोध से भर गया। आचार्य सूर्यदेव, ये फिर से वही आदमी था। अध्याय 600 मल्होत्रा परिवार ने इस आदमी को कैसे नाराज किया। हालांकि चूंकि आचार्य सूर्यदेव के पास चाबी थी, इसलिए अर्जुन ने उसे मार डाला। क्या आचार्य सूर्यदेव रक्त गठबंधन के मुख्यालय में हैं? महामहिम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आचार्य सूर्यदेव पहले से ही हुआक्सिया में होने चाहिए। इस बार वह व्यक्तिगत रूप से आपको मारने के लिए आ रहे हैं। हालांकि अब जब विवाह मंडप में इतना बड़ा मामला सामने आया है, तो शायद आचार्य सूर्यदेव को इसके बारे में सुनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा कहने के बाद मेरे पास उनके ठिकाने का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। इस समय अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे राजधानी शहर लौटना था। चूंकि आचार्य सूर्यदेव हुआक्सिया आ चुके थे, इसलिए उन्हें ड्रैगन सोल और बूढ़े आदमी से और भी बहुत कुछ पता लगाना चाहिए था। जहां तक जू फेंगहुआ की बात है, ये व्यक्ति रक्त गठबंधन के मुख्यालय का सटीक स्थान जानता था और अर्जुन के लिए संप्रदाय में प्रवेश करने की कुंजी था। इसलिए उसे फिलहाल जीवित छोड़ना पड़ा। किसी भी मामले में अब जब वह एक गुलाम था, तो वह निश्चित रूप से पूरी तरह से वफादार होगा। इस समय शेन शिक्सी ने कुछ महसूस किया और कहा, श्री अर्जुन, मुझे लगता है कि दो आभाएं इस ओर आ रही हैं। उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। मेरे अनुमान के अनुसार वे जी परिवार के वे दो लोग होने चाहिए। हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? जी परिवार। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से नहीं सोचा था कि जी परिवार उस पर हमला करेगा। उसने एक निश्चित दिशा में देखा और निर्देश दिया, शेन शिक्सी, जू फेंगुआ को पहले राजधानी में वापस ले जाओ, बाद में पकड़ लेंगे। हाँ मिस्टर अर्जुन। बिना किसी हिचकिचाहट के शेन शिक्सी ने जू फेंगुआ के शरीर को थपथपाया और उसकी ओर दौड़ पड़ी राजधानी। अब केवल अर्जुन ही बचा था। अर्जुन अपने दोनों हाथ पीछे करके आंखें बंद करके खड़ा था। 10 सेकंड बाद अर्जुन ने कहा, चूंकि तुम यहाँ हो तो बाहर आ जाओ। उसकी धीमी आवाज हल्के से गूंजी। एक बूढ़ा आदमी और एक जवान औरत अंधेरे से बाहर निकले। ये जी परिवार की युवा मिस और एल्डर यून थे। क्या तुम जानते हो कि मेरा अनुसरण करने की कीमत क्या होगी? अर्जुन ने उदासीनता और रहस्यमय ढंग से पूछा। जब उन दोनों ने अर्जुन को देखा तो वे तुरंत सम्मानपूर्वक बोले, मिस्टर अर्जुन, कृपया गलत मत समझिए। हम यहाँ केवल माफी मांगने आए हैं। अभी मिस्टर अर्जुन दुविधा में थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने बुजुर्ग यून की बात अनसुनी कर दी। उसने उस खूबसूरत युवती की ओर देखा और कहा, ठीक है, आपका नाम क्या है? जी परिवार की युवा मिस बहुत डर गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अरुण उसका नाम पूछेगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा और उसका चेहरा घूम गया लाल। श्री अर्जुन, मेरा नाम जी हे है। मैं जी फैंगलोंग की बेटी हूँ, जो कि एक शाखा से है जी परिवार। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे जी हे के बारे में अच्छी जानकारी थी। आखिरकार जब ब्लड एलायंस ने उस पर हमला करने की कोशिश की, जबकि वह आगे बढ़ रहा था, तो उसने ब्लड एलायंस के एक विशेषज्ञ को मार डाला था, जो एक तरह से उसकी ओर से ब्लड एलायंस को अपमानित करना था। ईशा और एरा के लिए आप कौन हैं? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। जब जी ने अर्जुन को इन दो लोगों के बारे में पूछते सुना, तो उसे यह अजीब नहीं लगा। आखिरकार ईशा और एरा कुनलुन पर्वतों में प्रसिद्ध थीं। कुछ हद तक ये दोनों जी परिवार की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे। ईशा मेरी चचेरी बहन है। हालांकि हम कई बार नहीं मिले हैं, लेकिन हमारा रिश्ता खराब नहीं है। अगर मिस्टर अर्जुन सिस्टर सिक्विंग से मिलना चाहते हैं, तो मैं आपको वहां ले जाने को तैयार हूं। अर्जुन के ठंडे रवैये के कारण माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। एल्डर यून एक शब्द भी नहीं बोल पाए। उन्होंने कुछ सोचा और हल्की खांसी की। जी हे को तुरंत समझ आ गया कि उनका क्या मतलब था। उसने अपनी छाती से एक पन्ना की बोतल निकाली। बोतल में हल्की हलचल हुई, मानो अंदर कोई जीवित चीज हो। इसके अलावा यह उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक जैद से बना था और बेहद कीमती लग रहा था। जी हे ने सावधानी से बोतल अर्जुन को थमाते हुए धीरे से कहा, मिस्टर अर्जुन, ये चीज जी परिवार को गलती से मिल गई थी। यह मेरे किसी काम की नहीं है, तो क्यों ना मैं इसे दोस्ती के तौर पर तुम्हें दे दूं। जब वह बोल रही थी, तो जी हे को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, क्योंकि जैद बोतल के अंदर की वस्तु कुनलुन पर्वतों में भी अमूल्य मानी जाती थी। एक निश्चित दृष्टिकोण से ये दहेज कहा जा सकता है जो उसके पिता ने उसे दिया था। जब वह दादाजी यून के साथ भाग रही थी, तो उसने इस वस्तु को बाहर निकालने का निर्णय लेने से पहले काफी देर तक उनके साथ चर्चा की थी। आखिरकार अरुण को कभी भी साधारण चीजों में रुचि नहीं होगी। यदि वे ये शितियान से दोस्ती करना चाहते थे, तो उन्हें ईमानदार होना होगा। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया। वह मना करने ही वाला था कि धर्मेंद्र की आवाज गूंजी।
बेटा, इसे ले लो और इस लड़की का एहसान मानो। ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और शायद तुम्हारे भविष्य की खेती को भी प्रभावित करेगी। धर्मेंद्र की आवाज़ में थोड़ी जल्दबाजी भी थी। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मुट्ठी भींच ली और जैद की बोतल उड़कर उसकी हथेली में आ गई। फिर उसने जी हे से कहा, चूंकि ऐसा है इसलिए मैं इसे स्वीकार करूंगा। हालांकि ये वस्तु कीमती है इसलिए मैं इसे मुफ्त में स्वीकार नहीं करूंगा। आज से मैं, ये शितियान, तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं इसे कभी भी सम्मानित करूंगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने अपनी उंगलियों से एक हाथ की मुहर बनाई और एक आध्यात्मिक ताबीज बनाया जिसमें उसका निशान था। यह आपके लिए है। जब ज़रूरत हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब जी हे और एल्डयून ने अर्जुन की बातें सुनी तो उनकी सांसें तेज हो गईं। ये शिटियन से एक एहसान के बदले में ये सब करना उचित था। चूंकि उनका लक्ष्य पूरा हो चुका था इसलिए जी हे और एल्डयून स्वाभाविक रूप से अब और नहीं रुक सकते थे। जी हे ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अर्जुन, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। इस जेड पेंडेंट में मेरे जी परिवार के इलाके का स्थान लिखा है। अगर आप यहाँ से गुजरें तो आपको अंदर आना होगा। हाँ, अर्जुन ने जेड पेंडेंट स्वीकार कर लिया और सिर हिलाया। फिर जी हे और एल्डयून ने एक दूसरे को देखा और कुनलुन पर्वत की दिशा में चल पड़े। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वह अरुणा से दोबारा कब मिलेगी। मुझे डर है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो अरुण कुनलुन पर्वत की चोटी पर खड़ा होगा। जी हे और एल्डयून के चले जाने के बाद अर्जुन ने संसार कब्रिस्तान के अंदर धर्मेंद्र से पूछा, गुरु, आप चाहते थे कि मैं इसे ले जाऊं। अंदर क्या है? मुझे अंदर हलचल क्यों महसूस हो रही है? धर्मेंद्र रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। अभी वापस मत जाओ। एक शांत जगह ढूंढो, एक दल बनाओ और आगे बढ़ना शुरू करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है। कुनलुन पर्वत में कई गुफाएं थीं और उनमें से अधिकांश में जंगली जानवर रहते थे। अर्जुन ने अचानक एक खड़ी गुफा ढूंढी और अंदर जंगली जानवरों से निपटते हुए पैर मोड़कर बैठ गया। उसने एक संरचना भी बनाई और फिर काला पत्थर निकालकर एक बार फिर संसार कब्रिस्तान में प्रवेश किया। धर्मेंद्र पहले से ही अर्जुन का इंतजार कर रहा था। शिष्य, अब तुम्हारा शरीर टूटने की कगार पर है। अभी से टूटने की कोशिश शुरू करो और अमर आरोहण क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास करो। तुम बिजली के संकट को ट्रिगर करोगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु, वह जेड बोतल? अर्जुन ने पूछा। धर्मेंद्र मुस्कुराए। मैं आपको बता सकता हूं कि जेड की बोतल में रक्तसार की 3 बूंदें हैं। हालांकि ये रक्तसार साधारण नहीं है। जेड की बोतल अपने पास रखो और बाद में मेरे निर्देश सुनो। जहां तक उनकी उत्पत्ति का सवाल है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। अर्जुन ने अब कोई संकोच नहीं किया और तुरंत साधना शुरू कर दी। जब अर्जुन की स्थिति चरम पर पहुंच गई, अब जेड की बोतल खोलो और उसमें ब्लड एसेंस की एक बूंद डालो। धर्मेंद्र की आवाज अचानक गरज की तरह गूंजी। खंड 7 अध्याय 601। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। हाँ मास्टर, उसने रक्तसार की बूंद पी ली। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर भयंकर ज्वालाओं से जल रहा हो। उसे लगा कि उसका शरीर फट जाएगा। काफी नहीं, रक्तसार की दूसरी बूंद पी लो। धर्मेंद्र की आवाज फिर गूंजी। हाँ मास्टर। इस समय अर्जुन एक पागल जुआरी की तरह था क्योंकि उसने रक्तसार की दूसरी बूंद भी गटक ली थी। दोबारा आधे घंटे बाद अर्जुन ने रक्तसार की आखिरी बूंद निगल ली और शक्ति बाढ़ की तरह फूट पड़ी। एक अज्ञात समयावधि के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अनजाने में अमर उत्थान क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। वह नहीं जानता था कि रक्तसार की उन 3 बूंदों का मूल क्या था, लेकिन उनका प्रभाव चमत्कारी था। हालांकि उसे बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ा, लेकिन ये सब इसके लायक था। इससे पहले कि अर्जुन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके ऊपर आसमान में काले बादल छा गए। शिष्य, शिखर पर जाओ और बिजली के संकट के लिए तैयार हो जाओ। क्लेश बिजली को अवशोषित करने के लिए अपने रक्त ड्रैगन पर रक्तसार की 3 बूंदों की शक्ति का उपयोग करें। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी कि आप रक्तसार की इन 3 बूंदों के सबसे बड़े मूल्य को कैसे उजागर कर सकते हैं। धर्मेंद्र की आवाज सुनकर अर्जुन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत वहां से निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। बिजली चमकने लगी और पूरा काला बादल कांप उठा। एक राजसी आभा फैल गई और उसने चारों ओर अपना घेरा बना लिया। इस आभा ने ये मंडप की नीलामी से पहले लोगों के समूह को भी सतर्क कर दिया, जिसमें जीहे और एल्डयू भी शामिल थे, जिन्होंने अभी तक कुनलुन पर्वत में प्रवेश नहीं किया था। पहाड़ की चोटी पर घटित घटनाएं बहुत स्पष्ट थीं। हे भगवान, क्या हो रहा है? बिजली का संकट। हुआक्सिया में कोई बिजली के संकट से गुजरने वाला है। ऐसा लगता है कि यह कुन नदी घाटी की दिशा में है। कुन नदी घाटी, वह जगह कैसे हो सकती है?
अनगिनत लोग कुन नदी घाटी की ओर, जो काले बादलों से ढकी हुई थी, हैरानी भरे भाव से देख रहे थे। कौन है भाई? दो आकृतियां चमकती हुई गुजरीं। कुन नदी घाटी के पास एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की दिखाई दिए। आकाश में मंडराते काले बादलों को देखकर उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। दादाजी ह्यून, क्या यह मिस्टर अर्जुन हो सकते हैं? ऐसा होना चाहिए। जब हम अभी उनसे बात कर रहे थे तो मुझे एहसास हुआ कि वह किसी भी समय कुछ बड़ा करने की कगार पर थे। क्या वह अभी अभी नहीं टूटा? वह फिर से क्यों टूट रहा है? यह आदमी बहुत ही राक्षसी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके लिए तोड़ना खाने जितना आसान है। जी हे ने असहाय होकर कहा। तुलनाएं क्रोधित करने वाली थीं। एल्ड यून ने एक लंबी सांस ली। इस बच्चे को सामान्य मानदंडों से नहीं आंका जा सकता। मैंने अपने जीवन में ऐसा राक्षस कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही मिस्टर अर्जुन अनगिनत ताकतों और संप्रदायों के लिए दुर्लभ बन जाएंगे। सबसे पहले इसका खामियाजा निश्चित रूप से ब्लड एलायंस को भुगतना पड़ेगा। अगर ये बाओ पवेलियन सही कदम नहीं उठाता है तो यह उनके लिए भी खतरनाक होगा। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो एक लंबा दिव्य ड्रैगन आकाश से उतरा। हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी एल्ड यून को बहुत झटका लगा। यहाँ तक कि एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ भी इतना भयानक नहीं था, है ना? क्या अरुण सचमुच स्वर्ग के विरुद्ध जा रहा था? तभी उसने एक रक्त ड्रैगन को आकाश में उड़ते हुए देखा और वह आकाश से उतरती हुई बिजली से टकरा गया। कोई व्यक्ति चमकती बिजली की रोशनी में ठंडी हवा में गर्व से खड़े एक व्यक्ति को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। अर्जुन पहले से ही बिजली के प्रकोप का स्वागत करने के लिए पर्वत की चोटी पर खड़े थे। ये थी धर्मेंद्र की विनती। किसी भी हालत में कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, खासकर जो कुछ उन्होंने पहले देखा था उसके बाद। अरुण एक दुष्स्वप्न था। इसके अलावा धर्मेंद्र व्यक्तिगत रूप से उनकी रक्षा कर रहे थे। जो भी 100 मीटर के अंदर आएगा वह मर जाएगा। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।